भाई टूटी हुई आंख 500 करोड़ की है, पागल हो गए हो क्या? जाकर किसी बैंक को लूटो ना, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हें पता भी है 500 करोड़ में कितने जीरो आते हैं? आ गए मुंह उठाकर 500 करोड़ मांगने। अबे तेरे पूरे खानदान में भी ना किसी ने 500 करोड़ भी देखे हैं कभी? वो औरत पुष्कर की ओर मुड़कर गुस्से से बोली। इस वक्त वो इतना ज्यादा गुस्सा थी कि बाहर से आकर कोई लड़का उनके परिवार को इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा था। क्या तुम जानते भी हो कि यहां पर जो लोग खड़े हैं वो लोग कौन हैं? वो अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं, चाहे वे बैंकर्स हो, एडवोकेट्स हो, जजेस हो, और वो सभी के सभी हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। अगर तुमने हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की तो पूरा शहर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। बेटा, एक ही जिंदगी है तुम्हारी, जी लो अच्छे से, अभी मौका है, निकल जाओ। मिस्टर श्वेतांबर ने भी अपनी पावर का बखान करते हुए कहा। उनकी जितनी जान पहचान इस शहर में थी, किसी नॉर्मल से लड़के को डराने के लिए वो काफी थी। बाकी खड़े सभी लोग मिस्टर श्वेतांबर के शब्द सुनते हुए एकदम शांत खड़े थे। वो सभी के सभी इस वक्त पुष्कर को देखकर जरूर थोड़ा हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने इस मामले पर गौर से सोचा तो वह जानते थे कि गजेंद्र की फैमिली पूरे भादर शहर की टॉप की फैमिलीज में आती थी। यह हो सकता था कि वह दिल्ली शहर की किसी मशहूर फैमिली से डर जाते, लेकिन इस तरह कोई अकेला लड़का जो उन्हें धमकी दे रहा हो, उससे डरने का तो सवाल ही नहीं उठता था। एक बैरिस्टर ने धीमे से कहा, पुष्कर जी, क्या आप जानते हैं कि आपने क्रिमिनल लॉ को वायलेट किया है? आपने कहा कि इनकी फैमिली को आपको 500 करोड़ रुपए चुकाने हैं। अच्छा, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? जी हां, कॉन्ट्रैक्ट। कोई फिटनेस, कोई एविडेंस है इस बात का? उसने पुष्कर की ओर ऐसी निगाहों से देखा जैसे उसने सारा मामला खत्म कर दिया हो। एक स्टूडेंट को ऐसी भारी भरकम टेक्निकल शब्दों से डराना उसके लिए बहुत आसान था। जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो 500 करोड़ है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप इनसे पैसे मांग ही क्यों रहे हैं, वो भी 500 करोड़? अगर आपके पास कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट या कोई विटनेस या कोई एविडेंस नहीं है, फिर तो आप सीधे सीधे कानून को अपने हाथ में लेकर इनको ब्लैकमेल करके पैसा हथियाना चाहते हैं। पुष्कर जी, आप यहां पर किसी को एक्सटॉर्ट नहीं कर सकते, और तो और आपने हमारे यंग मास्टर गजेंद्र जी और वीरभद्र को भी घायल कर दिया है। आप पैसे निकलवाने के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं क्या? इन दोनों को जो चोटें आई हैं उन्हें देखते हुए मैं तो कोर्ट को आराम से कन्विंस कर सकता हूं कि आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया जाए। और वैसे भी ये जो ईगल की आंख है, आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी है? अगर आप साबित कर पाए ये ईगल की आंख आपकी है, तब तो आपने वो कानून भी तोड़ा है। क्या कहते हैं उसे? हाँ, हंटिंग रेयर एनिमल्स। वैसे आप उन जानवरों को जिन्हें सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, उन्हें मार कैसे सकते हैं? मैं केवल अभी इन मुद्दों पर आया हूं। उम्मीद है कि आप मुझे इससे आगे जाने का मौका नहीं देंगे। बैरिस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। वह इस वक्त अपनी बोली गई इन बातों से इतना खुश था कि उसे महसूस होने लगा कि उसके चारों तरफ खड़े लोग उसे एक इज्जत के भाव से देखने लगे थे, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा खुश हो गया। तभी श्वेतांबर ने भी जोर से कहा, वकील साहब सही कह रहे हैं। क्यों तुम बेकार में कह रहे हो कि हमारे ऊपर तुम्हारा 500 करोड़ का उधार है? कोई सबूत है या नहीं? उसने अभी अभी कुछ समय पहले ही भादर शहर में वो पहली बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। वह पुष्कर को उसके साथ छेड़छाड़ कैसे करने दे सकता था? स्नेहलता ने भी अपनी जुबान कैंची की तरह चलाते हुए कहा, तुम इस तरह की बकवास करने की सोच भी कैसे सकते हो? सुनिए, आप सीधे सीधे बॉडीगार्ड से इसको अरेस्ट करवाइए और इसको पुलिस थाने में भिजवाइए। हमारे जमाने की मॉडर्न सोसाइटी में जहां हर कुछ कानून और सिद्धांतों पर चलता है, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। अरे आर्मी से ज्यादा ताकतवर थोड़ी होगा ये, पूरी कंट्री से ताकतवर होगा क्या? अरे कानून सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं एक लॉयर हूं, पूरे शहर की टॉप लॉयर्स में आती हूं। बस एक बार केस खोल दिया ना तो जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाओगे बच्चों। कानून, न्याय। अब जबकि तुम्हें 500 करोड़ रुपए चुकाने हैं और तुम हमें जान से मारना चाहते हो, और तो और जब मेरे मास्टर अपने हक का पैसा तुमसे मांग रहे हैं तो तुम हमें चुप करवाना चाहते हो। अब तुम्हें मेरे मास्टर का गुस्सा झेलना पड़ेगा। रमणीक बोला, तुम लोग सीधी तरह नहीं मानोगे। ठीक है, क्योंकि वो ईगल की आंख मेरी है तो मैं अपने तरीके से उसे वापस ले लूंगा, पुष्कर ने कहा। और एक तेज झटके के साथ पुष्कर तेजी से जाकर सीधे
उस शहर की प्राचीन बिल्डिंग के पहले फ्लोर के पास पहुंचा और अपने हाथ से एक जोरदार मुक्का बिल्डिंग की दीवार पर मारा। एक ही मुक्के में पूरी दीवार ढह गई। फिर वह उछलकर और ऊपर चला गया और दूसरी मेन वॉल के पास पहुंचकर उसने फिर से एक मुक्का मारा। पुष्कर ने कुछ भी नहीं छोड़ा, यहां तक कि बालकनी, दीवारें, खिड़कियां सब एक घूंसे में तोड़ डाली। हे भगवान, ये हरामजादा आखिर कर क्या रहा है? स्नेहलता ने सबसे पहले चिल्लाते हुए कहा। ये कमीना क्या है पूरा घर तोड़ डालेगा? नहीं। मिस्टर श्वेतांबर जोर से चीखे। उस बिल्डिंग का पहला फ्लोर श्वेतांबर को बहुत प्यारा था। वैसे तो उनके घर के अंदर आने के लिए भी कई लोगों को बहुत सारी सिक्योरिटी और बहुत सारे तामझाम करने पड़ते थे, लेकिन पुष्कर तो सीधे जाकर उनके घर की दीवारें गिराने लगा था। हटो हटो, दूर भागो, बिल्डिंग गिरने वाली है, एक आदमी चिल्लाया। वह बहुत बड़ी सी प्राचीन बिल्डिंग टूटकर बहुत तेजी से जमीन पर आ गिरी और इस बिल्डिंग के गिरने की वजह से एक जोरदार आवाज पूरे फॉरेस्ट्री एरिया में गूंज गई। चारों तरफ धूल और धुआं सा हवा में उठ गया और हर कोई अपना चेहरा ढककर खांस रहा था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी उनकी आंखों के आगे क्या हो गया था। कि राक्षस, इसने सचमुच हमारी फैमिली वाले घर को जमीन पर ढा दिया। पास खड़ा हुआ एक आदमी बोला। श्वेतांबर इस वक्त दुख और गुस्से से इतना ज्यादा भर गए थे कि वह पुष्कर के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। जब धीरे धीरे वह पूरी धूल हटी तो पुष्कर लोगों के सामने आ गया। इस वक्त एक हाथ में उसने उस बहुत बड़ी ईगल की आंख को पकड़ा हुआ था। तुम कमीने, रुको, बॉडीगार्ड्स, मार डालो इसे, जान से खत्म कर दो, श्वेतांबर ने गुस्से से पागल होते हुए कहा। वो पहले किसी को बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देने के लिए कहता था, लेकिन इस वक्त वो गुस्से में इतना पागल था कि खुद ही डायरेक्ट ऑर्डर्स दे रहा था। सीधी सीधी बात यह थी कि बॉडीगार्ड्स के लिए कोई पहला मौका नहीं था जब उन्हें किसी को जान से मारना था। उन्होंने पूछा भी नहीं कि क्यों और सीधे ओपन फायर कर दिया। पुष्कर ने अपनी दाहिनी हथेली आगे बढ़ाई और एक जोरदार आवाज के साथ उसके ठीक सामने रोशनी से बनी हुई एक दीवार जो कि जादुई एनर्जी से बनी थी खड़ी हो गई। सारी गोलियां उस रोशनी की दीवार से एक के बाद एक जाकर टकराई, जिसकी वजह से तेज चिंगारियां निकल रही। जब सभी ने यह देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सिर पर मानो बिजली गिर पड़ी हो। ये लड़का आखिर है कौन? क्या ये गोलियों से भी नहीं मर पाएगा? स्नेहलता ने कहा। ये कैसे हो सकता है? कई सारे लोग जो वहां मौजूद थे एक साथ चिल्लाए। पुष्कर तो इन सब चीजों के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। उसने उन गोलियों को अपनी उंगली के एक झटके से बॉडीगार्ड की तरफ वापस फेंक दिया, जिससे कि सारे बॉडीगार्ड एक सेकंड के अंदर ढेर हो गए। अब तक वह गोली जो उसके ठीक सामने थी अभी भी हवा में तैर रही थी। पुष्कर ने हैरान हो चुके गजेंद्र की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, तुम मुझे समुद्र में भी मारना चाहते थे, लेकिन मैंने उस टाइम तुम्हें जाने दिया। लेकिन तुम मुझसे सबक लेने की बजाय, सुधरने की बजाय उल्टा मुझ पर दोबारा हमला कर रहे हो। ना ही तुमने मेरा पैसा चुकाया, बल्कि तुम मुझे जान से भी मारना चाहते हो। तुम अब इस दुनिया में नहीं रहोगे। नहीं नहीं नहीं, गजेंद्र रोते हुए बोला। उसे नहीं मालूम था कि पुष्कर में इतनी खतरनाक ताकत कहां से आई। वह इस वक्त इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वहां से भागने की कोशिश करने वाला था और अचानक वह बहुत तेज स्पीड में भाग रहा था। तभी पुष्कर ने हवा में तैरती हुई वो गोली चलाई और वो गोली बहुत तेज स्पीड से सीधे उसके सिर के आर पार हो गई। गजेंद्र का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और हर कोई ये देख के सुन्न हो गया। हे भगवान, ये पागल है क्या जो इसने सचमुच गजेंद्र को जान से मार डाला? अरे ये लोग बहुत ताकतवर फैमिली के हैं। पास खड़े लोग सोचने लगे। पुष्कर ने अचानक वीरभद्र को फिर से देखा और एक गहरी आवाज में बोला, तुम यहां पर एक हेल्पर की तरह एक भूखे भेड़िए की मदद कर रहे हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सही क्या है और गलत क्या है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे लिए साधना करना आसान तो नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें हाथों से अपंग बना देता हूं ताकि तुमको बाकी लोग देखकर भी सबक सीख जाए। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? तभी अचानक दो गोलियां एक साथ चली और सीधे वीरभद्र के दोनों हाथों को भेद कर पार हो गई। वीरभद्र इस वक्त डर से थरथर कांप रहा था, लेकिन उसने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की और अपने खून निकल रहे मुंह से बोला, मैं स्वीकार करता हूं, मैं आपकी हर बात मानूंगा। पुष्कर ने उसे मुस्कुरा कर देखा और फिर तुरंत उसकी आंखें घूमकर सीधे श्वेतांबर पर पहुंच गई। तुम्हारी फैमिली के ऊपर मेरा 500 करोड़ का उधार है। तुम इस फैमिली के हेड हो, क्या तुम अभी मेरे पैसे वापस करोगे या नहीं? पुष्कर बोला। मिस्टर श्वेतांबर, गजेंद्र के मरे हुए शरीर को देखकर बिल्कुल पागल हो गए थे। वह अपनी पूरी जिंदगी एक शाही इंसान की तरह जिए थे, इसलिए दिल्ली शहर के आए हुए छोटे से पुष्कर से वो कैसे डर सकते थे?
तुम एक जानवर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी फैमिली के लोगों को मारा? ये तुम अपनी अच्छी किस्मत मानो कि हमारी फैमिली को तुम्हारी ईगल की आंख पसंद है, इसलिए तुम्हें चुपचाप उसे हमारे हवाले कर देना चाहिए। लेकिन अब जब तुमने हमारे परिवार में से किसी को मार दिया है तो भी तुम 500 करोड़ रुपए मांग रहे हो। 500 करोड़ खून से सने हुए पैसे। तुम तो जरूर इन्हें खर्च कर लोगे, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। तुम हम सबको यहां पर नहीं मार सकते। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सबको मार दो। इस फैमिली का हेड होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूं कि हम में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। इसकी औकात नहीं है कि हम सभी को मार सके। अचानक से वह गुस्से वाली चीखती चिल्लाती आवाज बंद हो गई और जमीन पर एक लाश गिर पड़ी। उस लाश के नीचे की सारी जमीन तुरंत खून से लाल हो गई। अब इस फैमिली का नया हेड कौन है? पुष्कर ने कहा। पुष्कर अपने सामने खड़े हुए गजेंद्र के परिवार के लोगों को इस तरह देखता रहा जैसे कि कोई बड़ी बात ही ना हुई, और चुपचाप इंतजार कर रहा था कि वो लोग अपने परिवार में नया हेड किसे घोषित करेंगे। लेकिन पुष्कर ने अभी अभी जो किया था वो इतना ज्यादा शॉकिंग था कि उस परिवार का हर इंसान इस वक्त बर्फ की तरह अपनी जगह पर जम चुका था। उनकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गई थी और उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। ये किस तरह का इंसान है जो एक पल में 2 लोगों को बिना आंखें झपकाए जान से मार सकता है? मौजूद खड़े लोग सोच रहे थे, अब श्वेतांबर की फैमिली का नया हेड कौन है? जवाब दो। पुष्कर गुस्से से चिल्लाया। भले ही वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा 2 बार सोचता था, लेकिन भोलेनाथ का भक्त होने के नाते उसके अंदर एक बार फैसला लेने के बाद किसी भी इंसान को एक झटके में मारने की काबिलियत भी थी। इस वक्त स्नेहलता, जिसे लगता था कि वह सुपीरियर थी, बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या स्नेहलता आगे आएगी? क्या पुष्कर को उसके 500 करोड़ मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।